Welcome to Authentic Biofactory. तो बच्चे आज हम सेल के बारे में कुछ बेसिक फीचर, इस सेल का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ये सेल जो सेल होती है वो दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यहां तक आपको पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता किस चीज का है? वो कौन सी सेल है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहें, वो कौन सी सेल है जिसे हम यूकैरियोटिक कहें, और हम ह्यूमंस या जितने भी एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं? प्लांट्स क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं? तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हुई, यूकैरियोटिक सेल कौन सी हुई, और कुछ टर्म्स आती हैं आपके सामने, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो बच्चे अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है? अटेंटिव होकर देखिए। देखो, सेल जो है, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी है। जितने भी इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तब तक लिविंग नहीं है जब तक वो सेल, मतलब सेल की ही कंपोजिशन है तो लिविंग है, ठीक है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो दिखाएगा वो लिविंग है। और ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से जिनका एक ही सेल पूरी बॉडी बन गई, और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक से ज्यादा सेल जुड़ के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। हाँ, छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल क्या हुआ और यूकैरियोटिक सेल क्या हुआ। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चे, ये मैं बना रहा हूं एक सेल, ये मैं बना रहा हूं दूसरी सेल, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। अब देखो, ये जो सेल है ना, सेल में मेन चीज, अच्छा एक चीज और बताता हूं, सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इनमें तीन चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं, तीन चीजें होंगी होंगी सेल में। ये मेन तीन चीजें होती है क्या? पहले तो सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डीएनए, ठीक है बच्चे? डीएनए भी होगा ही होगा, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है? उसके बाद प्लाज्मा, ठीक है? प्लाज्मा या जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये तीन चीजें तो सब सेल में पाई जाएंगी सर, ये तीनों चीजें हर सेल में पाई जाएंगी। अब एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, एक सेल का नाम ए दे देते हैं और एक सेल का नाम बी दे देते हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो सेल है इसके बाहर एक आउटलाइनिंग मैंने दे दी, ये है इसकी क्या? सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बी सेल की भी मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन, या जिसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं डायरेक्टली पीएम लिख रहा हूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लेना। ये भी सर, इसकी भी और इसकी भी, दोनों का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, इस सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड मैटर भरा हुआ है, पूरे सेल में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? ये लिक्विड मैटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है? ठीक है। अब लेकिन जो ये दूसरी सेल है, इसमें यहां पे एक स्पेसिफिक बड़ी सी ऑर्गेनली दिख रही है जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है? तो यहां पे ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है? बाकायदा इस न्यूक्लियस के बाहर अपनी एक क्या है? मेम्ब्रेन, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे हमें कोई ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं दिखा, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? जो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। तो ये डीएनए आ गया इसके अंदर। तो क्या इसमें डीएनए नहीं है क्या? ए सेल में डीएनए नहीं है क्या? हाँ, ए सेल में डीएनए है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में नहीं है, किसी दीवार के अंदर घिरा हुआ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है? पड़ा हुआ है, समझ आ रहा? ठीक है? मतलब जो इसका डीएनए है ना, ए सेल का जो डीएनए है वो इसके लिक्विड के साथ मिक्स्ड है। लेकिन जो बी सेल का डीएनए है, जो ये बी सेल है, इसका जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के अंदर है, एक वॉल के अंदर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है, एक दीवार के अंदर है, ठीक है? अब देखो, बाहर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चे? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सर इस ए सेल में जो है, अब मैं बता ही देता हूं, ए सेल आपकी ये प्रोकैरियोटिक सेल आ जाती है, और बी सेल जो है ये आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, ये जो ए सेल है ना आपकी, जिसको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बोला, अब इसको हम प्रोकैरियोटिक लिख देते हैं। तो ये आ गई कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये बी सेल कौन सी आ गई? यूकैरियोटिक।
प्रो मीन्स बच्चे प्रिमिटिव, पुरानी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, सेल का मतलब सेल, प्रो मतलब पुराना न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस वो जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, यू मीन्स न्यू, न्यू न्यूक्लियस जिसके पास अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब देखो यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ नहीं है, हाँ न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड है, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है। अब जो ये न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है ना बच्चे, इसके न्यूक्लियस के लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ समझ आ रहा है? मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा ये दोनों सेपरेट होंगे। किससे सेपरेट होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट होंगे, ठीक है। और इसके बाहर कुछ ऑर्गेनेलीज भी पाई जाएंगी। अब मैं ऑर्गेनेलीज के नाम नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसी जो शेप्स बनाई है मैंने, ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, ये सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका सर्टेन कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, तो बहुत सारी हैं। तो अभी मेन हमारा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म था, जो इसका साइटोप्लाज्म था, दोनों मिक्स हो गए और एक मेन लिक्विड बन गया, मिक्स्ड लिक्विड, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसे हमने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म। अब अगर कोई हमसे पूछे क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता? क्या होता है, लेकिन मिक्स नहीं होता। साइटोप्लाज्म अलग होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होगा, ठीक है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सर डीएनए होगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं घिरा होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस की अपनी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन बना के देता हूं आपको मैं। देखो बच्चे, प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? तो प्रोटोप्लाज्म जो है ना बच्चे, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यहां तक। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका डीएनए डायरेक्टली उसके लिक्विड के साथ मिला हुआ होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिक एक न्यूक्लियस के बाहर अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ताकि डीएनए जो है बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रहे। अंदर से कंपार्टमेंट मिलता है उसे, बाहर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में रेस्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेली होती, एक नाम मात्र सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है, उसका नाम है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है राइबोसोम। लेकिन एक मेन कंसेप्ट बता देता हूं कि जो ये राइबोसोम पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में, इसका मतलब जो राइबोसोम है क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? जो प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम होगी वो होगी 70S की, जो यूकैरियोटिक की राइबोसोम होगी वो होगी 80S की। एस क्या होता है? स्वीडबर्ग यूनिट होता है, ठीक है बच्चे, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? थैंक यू।